हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। बच्चों, आज हम हीट ट्रांसफर का अगला लेक्चर आपके सामने लेके आए हैं। इससे पहले हीट ट्रांसफर के 2 लेक्चर में हमने कंडक्शन पे फोकस किया था। आज हमारा सारा फोकस रहेगा बेटा रेडिएशन पे। और रेडिएशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स है। अच्छे से आज का लेक्चर देख लिया तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो जाएगा। उसके बाद मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है ग्रुप की, जहां पे आपको इस सेशन के नोट्स मिलेंगे, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। तो आ जाओ, लेट्स बिगिन द सेशन। बच्चों, रेडिएशन में आप देखिए, सबसे पहले हम देखिए 3 तरीके होते हैं हीट ट्रांसफर के: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां पे सॉलिड के पार्टिकल वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी आगे ट्रांसमिट कर रहे थे। पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट ऑफ यहाँ पे नहीं हो रहा था कंडक्शन में। कन्वेक्शन में देखिए क्या है, कन्वेक्शन में पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट हो रहा होता है। आइए जैसे मैं समझा दूं, मान लीजिए आप एक कंटेनर में एक फ्लूइड को गर्म कर रहे हैं। जब आप देखेंगे नीचे वाले पार्टिकल्स पहले गर्म हो जाएंगे। उन पार्टिकल्स को अगर आप देखो हीट देने पे गर्म हो गए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एक्सपांशन हो जाएगा उनका। एक्सपांशन हो गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर डेंसिटी कम हो गई तो कम डेंसिटी वाले पार्टिकल्स तो ऊपर जाने चाहिए, तो नीचे वाले पार्टिकल गर्म होने के कारण कम डेंसिटी के हो गए तो ऊपर की तरफ जाने लगे। ऊपर वाले ठंडे मॉलिक्यूल थे, वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा डेंस हो गए तो वो नीचे आने लगे। आप देखो मॉलिक्यूल का एक्चुअल मूवमेंट चालू हो गया ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। ये मॉलिक्यूल का एक्चुअल मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है हीट ट्रांसफर के लिए। जो जनरली आप देख रहे हो मॉलिक्यूल तो ट्रांसफर किसमें होंगे, लिक्विड्स और गैसेस में ही होंगे। तो कन्वेक्शन यहाँ पे लिक्विड्स और गैसेस में ही मेजरली आपको देखने को मिलेगा। इन दिस प्रोसेस actual movement of material is responsible for heat transfer। इसमें देखिए नेचुरली एग्जांपल है एयर फ्लो एट द बीच। एयर फ्लो आपने देखा होगा, जो ब्रीज होती है, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, वो एयर फ्लो एट द ब्रीज इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन। और जो आप फैन लगा के है ना, हवा का मूवमेंट कर रहे हैं, फैन लगा के, पंप लगा के, वो आपका फोर्स्ड कन्वेक्शन हो गया। तो ये आपकी कन्वेक्शन का एक बेसिक डायग्राम हो गया, बेसिक लेआउट हो गया। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। अब डिटेल में हमारे सिलेबस में है रेडिएशन। तो आइए रेडिएशन पे पूरा फोकस करते हैं। तो द बेस्ट एग्जांपल इज जो एनर्जी सन से आ रही है, रेडिएशन फ्रॉम द सन। सन से लगातार एनर्जी अर्थ तक पहुंच गई, उसमें मीडियम की जरूरत तो है नहीं। किसके थ्रू पहुंच रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा आपने वेवलेंथ का ऑर्डर पढ़ा है ना। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अलग अलग चैप्टर्स में देखा होगा। फिर से देखो, मैं आपको यहाँ पे एक ऑर्डर दे देता हूं। ये रहा। और अगर विजिबल में बात की जाए तो ये वेवलेंथ का ऑर्डर है बच्चों। देखो तो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, ये आपकी डिफरेंट टाइप्स की कैटेगराइजेशन कर दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। सबसे ज्यादा रेडियो की वेवलेंथ है। विबग्योर आपके सारे कलर्स, विबग्योर में सबसे ज्यादा रेड की वेवलेंथ है। दोनों में देखो आर आर की वेवलेंथ ज्यादा है। और अगर आप देखेंगे तो ये याद करने का देखो है ना, जब मैं पढ़ता था, ठीक है, तो मेरे टाइम में ना रेडियो मिर्ची जस्ट लॉन्च हुआ था, तो मैंने उससे एक इसका ट्रिक बना ली याद करने की। रेडियो मिर्ची इंडिया विजिबल अंडर XYZ। कोई भी तरीका आप बना सकते हो, किसी भी तरीके से आप ये याद जरूर कीजिएगा। अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बात करें तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर इसका एग्जैक्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। वैक्यूम में स्पीड सबकी क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर इसमें, ठीक है, एक फोटोन की एनर्जी की बात की जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत सारे एनर्जी के पैकेट्स है फोटॉन्स, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन आप लिखते हो किस तरीके से, एच सी बाय लैम्डा या फिर एच इंटू फ्रीक्वेंसी। और यहां से देखिए फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ और स्पीड के साथ ये रिलेशन हो गया, समझ गए बेटा। तो ये देखिए ये बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जानकारी हो गई। तो रेडिएशन मतलब क्या, बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं, वो एनर्जी लेके, वो हीट लेके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रही है, जैसे सूरज से अर्थ तक, और वो रेडिएशन में हम काउंट कर रहे हैं। आइए अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। देखो प्रीवोस्ट ने क्या कहा, कोई भी बॉडी हो, किसी भी टेम्परेचर पे हो, कोई भी बॉडी हो किसी भी टेम्परेचर पे हो, उससे लगातार रेडिएशंस बाहर एमिट हो रहे होते हैं। कोई भी बॉडी हो उससे लगातार किसी भी टेम्परेचर पे हो, चाहे ठंडी हो चाहे गर्म हो, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे हो बॉडी, उससे लगातार आपके रेडिएशंस एमिट होते रहेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी तो टेम्परेचर होगा, एटमॉस्फेयर में भी तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनसे भी रेडिएशंस निकल रहे होंगे, वो रेडिएशंस इसके ऊपर गिरेंगे तो वो रेडिएशन भी इसके ऊपर फॉल कर रहे होंगे। तो रेडिएशन जो फॉल कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा ये एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। यस, तो आप यहाँ पे देखिए कोई भी बॉडी की बात की जाए तो उससे कंटिन्यूस रेडिएशंस बाहर जा रहे हैं, कंटिन्यूस रेडिएशंस अंदर आ रहे हैं। राइट बेटा, ये हो गई प्रीवोस्ट थ्योरी। अब जरा मुझे एक बात बताइए, यहीं पे आपसे एक बहुत बेसिक सवाल मैं पूछता हूं, अगर मैं नेट में हीट लॉस्ट और नेट में हीट एब्जॉर्ब्ड को कंपेयर करूं, तो आप मेरे को बताइएगा कि इस बॉडी के टेम्परेचर के बारे में आपका क्या विचार है। इसका टेम्परेचर मान लेते हैं टी, टी बॉडी है तो टी ऑफ बॉडी मान लेते हैं, ठीक है। चलो आप बताना, पहला केस, अगर हीट लॉस्ट बराबर है हीट एब्जॉर्ब्ड के, तो आप बताइए यहाँ पे बॉडी के टेम्परेचर पे क्या होगा। दूसरा, हीट लॉस्ट ज्यादा है हीट एब्जॉर्ब्ड से, और तीसरा, अगर हीट लॉस्ट कम है हीट एब्जॉर्ब्ड से, तो क्या होगा बताइए। तो देखिए आप पहला केस में थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका होगा, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उतनी एनर्जी लॉस्ट हो जा रही है, इसका मतलब बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉडी ने खुद कुछ हीट नहीं खाई, इसका मतलब उसका एनर्जी, उसकी टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर हीट लॉस ज्यादा है, आप देखिए एब्जॉर्ब करे 10 हीट और भेज दिया आपने 50 हीट, तो नेट में इसकी अंदर से हीट एनर्जी कम हो रही है ना, इसके अंदर से इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब बॉडी कूल हो रहा है, तो बॉडी इज कूलिंग डाउन, ठीक है, मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीज हो रहा होगा। और अगर आपका हीट एब्जॉर्ब ज्यादा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ने लगी, तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज हो रहा होगा, यहाँ पे बॉडी हीट अप हो रहा है, बॉडी हीट अप हो रहा है। एम आई राइट बच्चों, पक्का चलें। तो जनरली देखो इस चैप्टर में क्या होगा, ये वाला केस होगा, सेकंड केस, ठीक है, स्टार्टिंग में जब बॉडी गर्म होगी और सराउंडिंग ठंडे होंगे। तो बॉडी गर्म है, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं 100 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कम है 20 डिग्री सेल्सियस, तो होगा क्या, बॉडी कंटिन्यूसली हीट लॉस्ट भी कर रही है, एब्जॉर्ब भी कर रही है, लेकिन नेट में हीट लॉस्ट ज्यादा होगा, तो नेट में इसका धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा, 100,
90, 80, 70, 60, 50, 40, 30 और फिर फाइनली वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगी, 20 के उस पर आ जाएगी बॉडी और फाइनली टेम्परेचर बराबर हो गया तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम का केस आ जाएगा। आया समझ में? अब आते हैं हम स्टीफन्स लॉ में। तो बॉडी से रेडिएशन निकल रहा है ये बात तय हो गई, लेकिन वो रेडिएशन कितना निकल रहा है उसकी बात करने के लिए स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ आया। इन्होंने क्या बोला कि आप देखो आप कितनी हीट बाहर निकल रही है ये मेजर करना चाहते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी ना हीट का रेट मेजर कर रहे होते हैं, रेट ऑफ हीट एमिटेड, ठीक है। इसको आप पावर एमिटेड भी कह सकते हो। ये बेसिकली हीट जो चली गई डिवाइडेड बाय टाइम, पर यूनिट टाइम कितनी हीट जा रही है, 1 सेकेंड में कितनी हीट जा रही है, हीट के निकलने की स्पीड क्या है वो हम डिसाइड कर रहे हैं। तो पावर एमिटेड आपको कहा गया यहाँ पे कि ये प्रोपोर्शनल है एक तो इसके सरफेस एरिया पे, ठीक है। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा वहां पे स्पीड से एनर्जी बाहर जा रही होगी। और एक्सपेरिमेंटली इन्होंने देखा कि ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रही है। देखो टेम्परेचर पे डिपेंड होना तो सही बात है, ज्यादा गर्म होगी तो ज्यादा हीट निकलेगी, ज्यादा स्पीड से निकलेगी। लेकिन इन्होंने जब देखा ना तो बॉडी के टेम्परेचर के किस पावर पे डिपेंडेंट है वो बताया है, टेम्परेचर की पावर 4 पे डिपेंडेंट है। यस, तो ये आपने ध्यान रखना है कि बॉडी के टेम्परेचर की पावर 4 और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन में रखना है, ठीक है। अब इनको एक साथ लिया जाए तो आपका देखिए इनको एक साथ अगर हम ले लें, लिख के बता देता हूं, तो इक्वलिटी आ जाएगी और एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये हो गया पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी, ठीक है। पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी के बारे में अभी मैं डिटेल में बताता हूं। तो ये किसी एक ब्लैक बॉडी से कितना 1 सेकेंड में एनर्जी बाहर जा रही है, किस रेट से एनर्जी बाहर जा रही है वो मिल गया सिग्मा ए टी बॉडी की पावर 4। सिग्मा बीटा क्या है देखिए, सिग्मा है स्टीफन्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू बड़ी आसान है याद रखना 5678। तो 5.67 इंटू 10 की पावर -8 ऐसा यूनिट्स में है, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। समझ गए? अब देखो अब हम बात करते हैं किसी नॉर्मल बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी के लिए ये हो गया, किसी नॉर्मल बॉडी के लिए एक फैक्टर और आ जाता है एमिटेड या रेडिएटेड पावर में, वो आ जाता है ई, ये ठीक है। ई बताता है कि कौन कितना अच्छा रेडिएटर है, एमिटर है। ई को कह रहे हैं हम एमिसिविटी। ई की वैल्यू बेटा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, जितना ज्यादा ई उतना अच्छा वो एमिटर है, उतना अच्छा उससे रेडिएशंस बाहर जा रहे होंगे। ई 0 मतलब कोई भी रेडिएशन बाहर नहीं जा रहे होंगे। तो ये ई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेचर ऑफ बॉडी, नेचर ऑफ मटेरियल पे ये डिपेंड कर रहा होगा। ब्लैक बॉडी के लिए ई बेटा 1 हो चुका है, ये आप ध्यान रखना। तो जनरल बॉडी के लिए फॉर्मूला है ई सिग्मा ए टी बॉडी की पावर 4। टेम्परेचर यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मैं लिख देता हूं, यानी केल्विन में आपको ये टेम्परेचर रखना है। ई एमिसिविटी है, ब्लैक बॉडी के लिए ई 1 हो जाएगा। समझ गए? अब बात करें कि एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, फिर मैं आपको ब्लैक बॉडी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो बॉडी से जो एनर्जी आ रही है, जो बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, समझिएगा बात, जो एनर्जी बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है वो एनर्जी तो सराउंडिंग से आ रही होगी, तो वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होगी। यस, तो आप देखिए पी एब्जॉर्ब्ड, जब आप लिखेंगे पावर एब्जॉर्ब,
तो उसमें बॉडी की टेम्परेचर की जगह सराउंडिंग का टेम्परेचर आ जाएगा। फॉर्मूला सेम, सिग्मा ए टी सराउंडिंग की पावर 4। अब वहां पे एब्जॉर्प्शन का जो कोफिशिएंट है वो है स्मॉल ए। स्मॉल ए आपका एब्जॉर्प्शन का कोफिशिएंट है, जिसको अभी हम बोलेंगे एब्जॉर्प्टिव पावर है। ठीक है, ये बताएगा कितना अच्छा ये एब्जॉर्बर है। अगर आप देखो तो एब्जॉर्प्टिव पावर और ई की वैल्यू सेम आती है, तो ए की जगह ई ही रख दीजिए। तो नेट पावर लॉस्ट कितना हो गया, बाहर पावर रेडिएट हुआ और पावर एब्जॉर्ब हुआ, तो नेट पावर लॉस्ट हम क्या मान रहे हैं, रेडिएटेड माइनस एब्जॉर्ब्ड आप करेंगे तो दिस माइनस दिस, ये वैल्यू ई ही रख दीजिएगा, तो कॉमन आके ये आपका पूरा एक्सप्रेशन बनेगा। आया बात समझ में बेटा? चलो आगे। सबसे पहले अब मैं आपको ब्लैक बॉडी के बारे में बता देता हूं। आ जाइए, ब्लैक बॉडी के बारे में डिटेल में मैं ये यहाँ पे अब डिस्कशन आपसे कर लेता हूं। देखिए बच्चों, ब्लैक बॉडी क्या है आओ पहले बता दूं। तो ब्लैक बॉडी सबसे पहले दुनिया का सबसे अच्छा एब्जॉर्बर है, परफेक्ट एब्जॉर्बर है। इस पे जो भी एनर्जी गिरेगी, जो भी एनर्जी गिरेगी वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। 100% एब्जॉर्प्शन। समझ में आई बेटा? तो ये है ब्लैक बॉडी। तो इस पे जो भी एनर्जी गिरेगी वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहां पे मैं आपको 3 रेशियोज डिफाइन कर रहा हूं। वो 3 रेशियोज कौन कौन से देखिए। अगर आपके पास कोई इंसिडेंट एनर्जी आई तो उसकी 3 चीजें होंगी। एक, टकरा के वापस जाएगी, रिफ्लेक्शन। दूसरा, एब्जॉर्ब हो गई एनर्जी। तीसरा, रिफ्रैक्ट हो गई, मतलब आर पार चली गई, मतलब ट्रांसमिट हो गई। तो इंसिडेंट एनर्जी को 3 हिस्सों में तोड़ा, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। ठीक है, तो टोटल एनर्जी को देखो कैसे लिखोगे, रिफ्लेक्शन एनर्जी, ट्रांसमिटेड एनर्जी, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। अब अगर मैं इंसिडेंट एनर्जी से ही डिवाइड कर दूं, फ्रैक्शन ले लूं, तो ये 1 इक्वल टू ये चीज बन गई। ये क्या है देखिए, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन इंसिडेंट एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड, ये पूरा फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ये बन गया आर। इसको लिख दिया टी, इसको लिख दिया ए। आर प्लस टी प्लस ए आपका 1 हो चुका है। स्मॉल आर क्या बता रहा है कि कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रैक्शन में, कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, कितनी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इन सब का 1 है। अब देखिए ब्लैक बॉडी की जब मैं बात करूं तो ब्लैक बॉडी के लिए 100% एब्जॉर्प्शन, मतलब पूरा फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया है। तो एब्जॉर्प्शन का फ्रैक्शन हो गया 1 और आर और टी 0 है, ना कुछ रिफ्लेक्ट होगा ना कुछ ट्रांसमिट होगा। तो ये आपका ब्लैक बॉडी की कंडीशन हो गई, दुनिया का सबसे अच्छा एब्जॉर्बर। ठीक है, अब देखिए आगे जाके अभी हम किरचॉफ्स लॉ पूरा पढ़ेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ ने कहा था कि गुड एब्जॉर्बर इज ऑल्सो गुड एमीटर या गुड रेडिएटर। आई बात समझ में? तो जो सबसे अच्छा एब्जॉर्बर है वही सबसे अच्छा एमीटर है। अब ब्लैक बॉडी आप देखिए जिस वक्त हॉट है, गर्म है और सराउंडिंग्स ठंडे हैं, तो हॉट से ज्यादा रेडिएशन बाहर की तरफ जा रहे होंगे, नेट में रेडिएशन इसका एग्जिट हो रहा होगा, हीट लॉस्ट हो रही होगी। यस, चले पक्का, डन। पिछले केस में तो क्या है, एब्जॉर्प्शन पे फोकस किया था। पिछले केस में मान लीजिए बॉडी ठंडी थी और सराउंडिंग बहुत गर्म थी, तो नेट में एनर्जी इस पे गिर रही होगी। यहां पे आए, मान लीजिए ये बहुत हॉट है, सराउंडिंग ठंडी है, तो इसमें नेट से एनर्जी इससे बाहर जा रही होगी। अब ब्लैक बॉडी दुनिया का सबसे अच्छा एमिटर है। इससे कौन सी वेवलेंथ एमिट होती है?
ऑल वेवलेंथ्स आर एमिटेड। ठीक है, आप कहते हो 0 से इंफिनिटी तक सारी वेवलेंथ एनर्जी एमिट होती है। इससे कौन सी रेज निकल रही हैं? रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, सब रेज निकल रही है। एक्सरे, गामा रे, सब रेज इससे निकल रही होती है 0 से इंफिनिटी। जाहिर सी बात है, कुछ वेव्स ज्यादा निकल रही होंगी क्वांटिटी में, कुछ वेव्स कम निकल रही होंगी क्वांटिटी में। अब देखिए, इंटेंसिटी का ग्राफ इसका देखा जाए तो इंटेंसिटी का वेवलेंथ के साथ ग्राफ इस तरीके से हो रहा होता है। तो किसी एक वेवलेंथ पे आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, बाकी वेवलेंथ पे कम इंटेंसिटी होगी, नंबर ऑफ वेव्स कम होंगी। अब इससे जो पावर एमिटेड का फॉर्मूला हमने सीखा, तो पावर एमिटेड का फॉर्मूला, ये पावर जो रेडिएट हुआ उसका फॉर्मूला हमने देखा, सिग्मा ए टी ऑफ बॉडी की पावर 4। समझ गए? पक्का। और नॉर्मल बॉडी के लिए हमने देखो क्या सीखा था, नॉर्मल बॉडी के लिए आगे एक ई कोफिशिएंट आप मल्टीप्लाई कर देना। ई का जो कोफिशिएंट है वो 1 से छोटा होगा। ई की वैल्यू 1 किसके लिए है? ब्लैक बॉडी के लिए। नॉर्मल बॉडी इतना अच्छा एमिटर नहीं है, तो उसका एमिशन कम होगा, तो इसीलिए एक फ्रैक्शन उस पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आई बात समझ में? ये हो गया ब्लैक बॉडी का टोटल पावर एमिटेड। पक्का। चलो आगे। अब मुझे आप बताओ कि यहाँ पे ये ब्लैक बॉडी दिखेगी कैसे और यहाँ पे ये ब्लैक बॉडी दिखेगी कैसे। देखिए, इस केस में तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है, मतलब यहाँ पे ये ब्लैक बॉडी कंप्लीट जेट ब्लैक डार्क दिख रही होगी, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यानी सब एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, तो एकदम गजब ब्लैक, जेट ब्लैक आपको दिखेगा। यहाँ पे आए तो इसमें एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये ब्लैक बॉडी बहुत शाइन कर रही होगी, बहुत ब्राइट होगी। यस, ये ब्लैक बॉडी वेरी शाइनी, वेरी ब्राइट आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे डिफरेंट केसेस में इसमें ये नहीं बोलोगे आप कि भैया ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर की है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बोलेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जनरली सूरज को आप ब्लैक मान लीजिए, सूरज को ब्लैक बॉडी मान लीजिए, सन एक ब्लैक बॉडी कंसिडर करिए। तो सन को जब आप ब्लैक बॉडी कंसिडर करेंगे तो सन आपका ब्लैक कलर का थोड़ी है, वो तो स्पेस से जाएंगे, व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होता है और उससे बहुत सारी रेस निकल रही होती है। तो वैसे ही यहाँ पे ये ब्लैक बॉडी आपको दिखेगा वेरी शाइनी। समझ गए? तो फिर से एक बार मैं आपको सारे फॉर्मूले लिख के दे देता हूं। आइए सारे फॉर्मूले आपके फिर से हो जाए। तो बॉडी से पावर रेडिएटेड की बात हो तो आप लिखोगे, जनरल बॉडी है ई सिग्मा ए, टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4। पावर एब्जॉर्ब्ड की बात हो तो आप लिखोगे ई सिग्मा ए, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4। नेट पावर लॉस्ट की बात हो तो रेडिएटेड माइनस एब्जॉर्ब कीजिएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ गए? फॉर्मूला क्लियर है? पक्का। बस यही फॉर्मूला है, दैट्स इट, खत्म हो गया। अब इसी फॉर्मूले के साथ थोड़े से आपके मैनिपुलेशन से और आपका रेडिएशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस ये फॉर्मूले की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। आइए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब ए की भी मैं बात कर लेता हूं। यहां पे ए आपका एब्जॉर्प्टिव पावर था। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव पावर मतलब फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, और किसी भी बॉडी के लिए ए की वैल्यू ई के बराबर है। ई एमिसिविटी, ए एब्जॉर्प्टिव पावर, दोनों का वैल्यू सेम होगा किसी भी बॉडी के लिए। ए जिसका ज्यादा है वो अच्छा एब्जॉर्बर है, ई जिसका ज्यादा है वो अच्छा एमीटर है। अब आप देखो, ये किरचॉफ्स लॉ से आगे डिराइव करेंगे हम। ए इक्वल टू ई है, मतलब जो अच्छा एब्जॉर्बर है वही अच्छा एमीटर है। एम आई राइट बच्चों? ए की वैल्यू ज्यादा तो गुड एब्जॉर्बर, और ई की वैल्यू ज्यादा तो गुड एमीटर।
तो जो अच्छा एमिटर है वही अच्छा एब्सॉर्बर है। ब्लैक बॉडी के लिए ए की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 1। समझ गए? ए आपका एब्जॉर्प्टिव पावर है या फिर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है, ई एमिसिविटी है। तो वो जो फ्रैक्शन है जो आगे मल्टीप्लाई होगा वो वैल्यू दोनों की सेम ही रहेगी, एब्जॉर्ब्ड और रेडिएटेड में, इसीलिए मैंने ई ही लिख दिया है। चलिए अब देखिए एक और चीज यहां पे डिस्कस में कर लूं आपसे कि पावर लॉस्ट को आप क्या लिख रहे हैं। पावर लॉस्ट को आप बेसिकली हीट लॉस्ट पर यूनिट टाइम ही तो लिख रहे हो। डिफरेंशिएशन के रेट में इस तरीके से लिख सकते हो, रेट ऑफ हीट लॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हीट को कैसे लिखते हैं हम? अगर एक बॉडी से हीट जा रही है तो उसका खुद का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा और उसको लिखेंगे हम, हीट को कैलोरीमेट्री का फॉर्मूला ms डेल्टा टी, यानी ms/dt लिख देंगे डिफरेंशियल फॉर्मेट में इस तरीके से। समझ गए? तो अब देखिए नेट पावर लॉस्ट को हम डिफरेंशियल फॉर्मेट में कैसे लिख रहे हैं, dq/dt, और dq को लिख रहे हैं हम ms/dt बाय टाइम। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव है। ओवरऑल देखो मैग्नीट्यूड बताने के लिए इसका नेगेटिव साइन कंपनसेट करने के लिए एक माइनस साइन लगा देंगे, इक्वल टू पावर लॉस्ट का नेट फॉर्मूला E सिग्मा A, टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4। अब देखिए ये वाली टर्म नीचे भेज दीजिए, और ये एक्सप्रेशन क्या बन रहा है इसे बताओ, ये क्या बना? ये बना टेम्परेचर का रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को बेटा हम कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग। आया समझ में? ये हो गया फॉर्मूला रेट ऑफ कूलिंग का। तो यहीं पे मैं एक साथ लिख देता हूं, रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला, रेट ऑफ कूलिंग is equal to E sigma A upon ms, टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4। दैट्स इट बच्चों, ये हो गया रेट, किस रेट से हीट लॉस्ट हो रही है नेट में, ये हो गया किस रेट से टेम्परेचर गिर रहा है, किस रेट से हीट बाहर जा रही है, किस रेट से हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और ये नेट रेट ऑफ हीट आ चुका है। तो ये देखो सारे फॉर्मूले एक ही साथ आपको लिख दिए ताकि आप अच्छे से एक ही पेज पे लिख दो। आई बात समझ में? चले, रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर या रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर आप कह सकते हो। अब देखिए यहां पे आपका एक एग्जांपल ले लिया जाए, एक क्वेश्चन कर लिया जाए। दो सॉलिड स्फीयर है, एक स्मॉल आर रेडियस का, एक कैपिटल आर रेडियस का। दो सॉलिड स्फीयर है, सेम मटेरियल के दे दिए हैं, सेम टेम्परेचर के दे दिए हैं, सेम सराउंडिंग में रखे हुए हैं ताकि सराउंडिंग का भी टेम्परेचर सेम हो। पहला सवाल आपसे पूछा है, रेशियो बताना है ऑफ रेट ऑफ हीट लॉस्ट, कि हीट किस रेट से लॉस्ट कर रहे हैं उसका रेशियो बताना है। दूसरा रेशियो ऑफ रेट ऑफ कूलिंग बताना है, ठीक है, कि किस रेट से ये कूल हो रहे हैं। चलिए दोनों चीजें करते हैं। पहला है ना रेशियो ऑफ हीट लॉस्ट, तो रेट ऑफ हीट लॉस्ट स्फीयर 1 का डिवाइडेड बाय रेट ऑफ हीट लॉस्ट स्फीयर 2 में, ये स्फीयर 1 कह देता हूं, ये स्फीयर 2। ठीक है, देखिए क्या है, E सिग्मा A एरिया, एरिया सरफेस एरिया स्फीयर के लिए 4πr² इंटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 4 अपॉन 4π कैपिटल R² हो जाएगा। एम आई राइट बच्चों? दैट्स इट, आंसर आ गया। अब देखो ये सब कट जाएगा
और रेशो मिल गया स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये रेशो मिल गया। अब देखो पहले का रेडियस छोटा है तो उससे रेट ऑफ हीट छोटी होगी, दूसरे का रेडियस बड़ा है तो उससे हीट ज्यादा जा रही होगी। तो हीट लॉस्ट की बात की जाए, किस में ज्यादा तेजी से हीट लॉस्ट हो रही है, तो स्फीयर 2 में ज्यादा तेजी से हीट लॉस्ट हो रही है। क्वांटिटी मेजर करो कि हीट किस में ज्यादा निकल रही है, तो S2 में 10 सेकेंड में इससे ज्यादा हीट निकलेगी, इससे कम हीट निकलेगी। अब बात करते हैं रेट ऑफ टेम्परेचर की, रेट ऑफ कूलिंग S1 अपॉन रेट ऑफ कूलिंग S2। अब देखिए रेट ऑफ कूलिंग में एक्स्ट्रा टर्म जुड़ गई, E सिग्मा A अपॉन MS, टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4। ये देखिए बेटा, अब इसमें M1 A1 M2 A2 कर दीजिए। देखिए मटेरियल सेम है तो E सेम, सिग्मा पूरी दुनिया के लिए सेम, S सेम, टेम्परेचर भी सेम है, तो बाकी सब आपका कट जाएगा। और देखिए बन क्या रहा है रेशियो, अगर आप ध्यान से देखें तो बस एरिया और मास बचेगा, तो A1 अपॉन M1 A2 अपॉन M2 ये बचेगा। अब मास को लिखिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मटेरियल सेम है, तो मटेरियल सेम का मतलब सेम डेंसिटी, सेम E, सिग्मा तो सेम है ही, और S भी सेम, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ये S स्पेसिफिक हीट लिखा है सेम, तो यहां पे मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखेंगे, डेंसिटी कट जाएगा तो आपको मिलेगा A1 अपॉन V1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 अपॉन A2। अब आप यहां पे वैल्यू पुट कीजिए, एरिया अपॉन वॉल्यूम, ए वॉल्यूम 2 अपॉन एरिया, तो देखिए क्या मिला हमें, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो मिल गया, और इस तरफ था स्फीयर 1 अपॉन स्फीयर 2। तो देखिए कैपिटल आर बड़ा था तो रेट ऑफ कूलिंग किसका ज्यादा है, तो वो देखो स्फीयर 1 का ज्यादा है स्फीयर 2 से, रेशियो से देख के हम बता पा रहे हैं। इसका मतलब किसका टेम्परेचर तेजी से कम हो रहा है, कौन जल्दी ठंडा हो रहा है, तो स्फीयर 1। अब देखो हीट किससे ज्यादा निकली, स्फीयर 2 से, लेकिन ठंडा कौन जल्दी हो रहा है, स्फीयर 1। यहां पे फैक्टर क्या चेंज आ गया, M इंटू एस, मास इंटू स्पेसिफिक हीट का एक फैक्टर चेंज है जो आपको यहाँ पे कंसिडर करना था। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर सोचो स्फीयर की जगह क्यूब होता, तो सोचो क्यूब होता, सॉलिड क्यूब है ना, ऐसे आपने इसको स्ट्रिंग से हैंग कर रखा है, सराउंडिंग ठंडी है, ये गर्म है। अब बताइए इसमें एरिया क्या लिखोगे आप, तो एरिया आप लिखोगे बेटा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 6 सरफेसेस हैं इसके, 4 दीवारी, छत और जमीन, 6 से आपकी एनर्जी निकल रही है, एमिट हो रही है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया आपका 6L स्क्वायर। यस ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, टोटल सरफेस एरिया, कोन सिलेंडर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, टोटल सरफेस एरिया आप फॉर्मूला में रखिएगा। समझ गए बेटा, चले कहानी को आगे बढ़ाएं। अब देखो, अब हम कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं और अब हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आइए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग समझा दूं मैं आपको फटाफट से। यहां पे हम बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लेंगे, तो ये जो फैक्टर है, अभी देखो ना, ये फैक्टर अपने आप में कैलकुलेशन में डेंजरस है। कैसे, सबसे पहले तो ये केल्विन का टेम्परेचर है, मतलब अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो पहले उसको केल्विन में करिए, ठीक है, 373 केल्विन हो गया, उसको फिर यहां रखिए 373 की पावर 4 करिए, तो 4 बार 373 को मल्टीप्लाई करोगे
तो ये अपने आप में बच्चे के लिए कैलकुलेट करने में बहुत टाइम जाएगा। तो एक अप्रोक्सीमेशन न्यूटन ने आपके लिए ले दिया। वो अप्रोक्सीमेशन क्या है कि ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 4Ts क्यूब इंटू डेल्टा टेम्परेचर बॉडी एंड सराउंडिंग, मतलब 4Ts क्यूब बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। ये अब इजी हो गया है। देखो ये कन्वर्जन आपको ध्यान होना चाहिए हर फॉर्मूले में। अब बस ये जहां जहां लिखा था उसकी जगह ये लिख देंगे। S क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, B क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अच्छा ये हर जगह वैलिड नहीं है, ये कहां वैलिड है आओ देखते हैं। ये वैलिड है जब टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, मतलब ये टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी और सराउंडिंग का कम है कंपैरेटिवली सराउंडिंग के टेम्परेचर से। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम होगा, तब जाके ये आप अप्लाई करोगे। और ये केल्विन में मेजर करना, ठीक है, केल्विन में मेजर करना। आइए, नहीं तो मान लो टेम्परेचर डिफरेंस आप बोल दो कि 0, तो टेम्परेचर डिफरेंस सर आ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग के टेम्परेचर से आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे हो सकता है बहुत ज्यादा डिफरेंस ना दिखे सेल्सियस स्केल में। तो ये आप हमेशा केल्विन स्केल में ही लेना। अब देखिए यहाँ पे तो कैसे किया अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज किया है। देखिए कैसे, तो बॉडी माइनस सराउंडिंग को डेल्टा टी लिख दिया, तो बॉडी का टेम्परेचर लिख दिया Ts प्लस डेल्टा टी। तो यहां पे इसको इस तरीके से लिख दिया, Ts सराउंडिंग का टेम्परेचर बाहर ले लिया, पावर 4 आ जाएगी, ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा टी बाई Ts बन गया। अब यहां पे इसको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, डेल्टा टी छोटा है कंपैरिजन टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से पावर अंदर आ जाएगी, तो पावर जैसे ही अंदर लिया आपने तो ये एक्सप्रेशन बना मल्टीप्लाई करके। अब आप देखिए ये Ts कट गया, ये मिल गया, समझ गए। तो इफेक्टिवली आपको ये याद रखना है कि ये जो पावर 4 वाला एक्सप्रेशन था उसको आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब पावर का फॉर्मूला बात करते हैं। नेट पावर लॉस्ट कितना था, E सिग्मा ए टेम्परेचर बॉडी की पावर 4 माइनस टेम्परेचर सराउंडिंग की पावर 4। इस टर्म को हटा के वो रख दो, E सिग्मा ए 4Ts क्यूब टेम्परेचर बॉडी माइनस टेम्परेचर सराउंडिंग। बधाई हो दोस्तों, ये एक्सप्रेशन कितना सिंप्लीफाई हो गया। E कांस्टेंट, A कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही मान रहे हैं, ये सब क्या हो गया कांस्टेंट। और आप देखिए कितना सिंप्लीफाइड हो गया बच्चे के लिए। तो नेट पावर लॉस टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, rate of net heat lost is directly proportional to temperature difference. That's it बच्चों। तो rate of heat loss का ये फॉर्मूला आ गया, directly proportional to temperature difference। rate of cooling में divide by ms हो जाएगा, वो भी directly proportional to temperature difference आपका बन जाएगा। आया बेटा समझ में, चले आगे। चलो तो अब और हम सारे फॉर्मूले आपको बता देते हैं, आइए। तो पावर नेट हीट लॉस्ट फॉर्मूला था E सिग्मा ए टेम्परेचर बॉडी 4 माइनस टेम्परेचर सराउंडिंग 4। रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला था, बस इसमें ms से डिवाइड कर दिया था, ये रहा, ठीक है। अब इसमें आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाइए, तो पावर नेट लॉस्ट, नेट रेट ऑफ हीट लॉस्ट, वो हो गया E सिग्मा ए 4Ts क्यूब TB माइनस TS, ये हो गया कांस्टेंट 1, ठीक है। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, ये बेसिकली कांस्टेंट इसे हम कह देते हैं, C कह देते हैं, ठीक है, ताकि आपको बस ध्यान रहे कि ये सब कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ कूलिंग की बात की जाए तो रेट ऑफ कूलिंग में देखिए यहां पे
ई सिग्मा ए अपॉन एम एस 4TS³ इंटू TB माइनस TS बन गया। और इसे आप K मान लीजिए, तो K इंटू TB माइनस TS, ये आपका रेट ऑफ कूलिंग बन गया। इसे ध्यान रखिएगा एकदम अच्छे से। अब यहां पे मैं एक एवरेज फॉर्म बना रहा हूं और एक इंटीग्रेट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना रहा हूं। ये दोनों अगर आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर इंस्टेंटेनियस फॉर्म टाइम के साथ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देख के, तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग का ये एक्सप्रेशन था। ये रहा, एम आई राइट बच्चों? अब इसी को हमने के मान लिया था, तो ये मैं के लिख देता हूं। आ जाइए, अब देखिए इसको इधर ले आइए, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो देखिए लॉग में आ जाएगा। ठीक है, लिमिट्स बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर, बॉडी का फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, लिमिट्स लगा दी। और टाइम की 0 से स्मॉल टी, सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो देखिए एल एन हाइयर लिमिट माइनस एल एन लोअर लिमिट, वो एल एन ए बाई बी फॉर्मूला लग जाएगा। फिर आप एंटी लॉग ले लीजिए, तो एंटी लॉग लेंगे तो ये बन गया एक्सप्रेशन। अब देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई करिए और टीएस उधर भेज दीजिएगा, तो बॉडी का फाइनल टेम्परेचर देखिए यहां पे बन रहा है सराउंडिंग टेम्परेचर प्लस बॉडी इनिशियल माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर ई की पावर माइनस के टी, ये एक्सप्रेशन बन रहा है। यानी बॉडी का टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर था, सराउंडिंग कम टेम्परेचर की है, तो बॉडी का टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। ये टाइम का उसका एक्सप्रेशन आपको मिल गया और ये आपका जनरल ग्राफ हो गया टेम्परेचर का एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। आई बेटा बात समझ में? ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसी के एवरेज फॉर्म की, ठीक है। एवरेज फॉर्म बेसिकली अप्रोक्सीमेट फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म में देखो टाइम के साथ देखेंगे तो ये थोड़ा सा एक्यूरेट है। वैसे तो इसमें भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का अप्रोक्सीमेशन माना हुआ है, अप्रोक्सीमेशन मान के इंटीग्रेट किया है, बट अप्रोक्सीमेशन के बाद और एक्स्ट्रा अप्रोक्सीमेशन नहीं माना। इसमें एवरेज फॉर्म में और एक्स्ट्रा अप्रोक्सीमेशन मान रहे, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक अप्रोक्सीमेशन था, बाइनोमियल थ्योरम लगाई, फिर उसमें फिर से अप्रोक्सीमेशन मान के एवरेज फॉर्म ले रहे हैं। अप्रोक्सीमेट ही ये फॉर्म है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस टेम्परेचर का होगा तब नहीं ले पाएंगे, कम टेम्परेचर डिफरेंस पे ही ये हम ले सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज फॉर्म देखिए क्या है, पावर नेट लॉस्ट, ये रहा, ठीक है। अब बॉडी के टेम्परेचर चेंज अगर आपको दिया हो कि बॉडी का टेम्परेचर 15 डिग्री से 12 डिग्री हो गया, तो एवरेज पावर जो नेट लॉस्ट हुआ उसमें ये बॉडी का एवरेज टेम्परेचर आप ले लीजिएगा। तो ये बॉडी का एवरेज टेम्परेचर आप यहां रख देना, तो आपका ये नेट पावर लॉस्ट की एवरेज वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से रेट ऑफ कूलिंग की बात की जाए तो वो हो गया ई सिग्मा ए 4TS³ अपॉन MS। देखो काफी बच्चे ना ये याद ही नहीं करते है ना, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है ये याद जरूर कर लेना।
इसको याद करने से आपको क्लैरिटी बहुत मिलेगी। काफी बच्चे बस के ही कर देते हैं, उस के के बारे में डिटेल नहीं पता होती उनको, तो आप सब इसको जरूर याद करना, एकदम कंपलसरी। अब देखिए बॉडी माइनस सराउंडिंग। अब देखिए बॉडी का टेम्परेचर आपको बोला है कि बॉडी ठंडी हो गई, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस से बॉडी का टेम्परेचर हो गया 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो रेट ऑफ कूलिंग की एवरेज वैल्यू पूछी जाए तो यहां पे बस आप इसका एवरेज ले लेना। एवरेज कैसे लोगे बॉडी के टेम्परेचर का? 40 प्लस 37/2, इस तरीके से आपका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। चले 38.5 डिग्री सेल्सियस, वो यहां पे आप रख देना, तो आपका रेट ऑफ कूलिंग का एवरेज वैल्यू आपको मिल जाएगा। क्लियर? चले अब इसमें और आप देखिए एक और फॉर्मेट पे आ रहे हैं। रेट ऑफ कूलिंग को हम क्या लिख रहे हैं? माइनस dt बॉडी अपॉन टाइम, यही आपने लिखा था रेट ऑफ कूलिंग को। इसी को देखो आप, है ना, एवरेज में चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी अपॉन टाइम टेकन लिख सकते थे, यानी माइनस ऑफ डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, माइनस डेल्टा टी मतलब टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। तो बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर माइनस बॉडी का फाइनल टेम्परेचर अपॉन टाइम इज इक्वल टू ये वाला फैक्टर E सिग्मा A 4TS³ अपॉन MS इंटू बॉडी का एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। ये आपका फॉर्मेट बन गया। इसमें इसको हम K लिख देते हैं, तो T बॉडी इनिशियल माइनस T बॉडी फाइनल अपॉन टाइम इज इक्वल टू K T बॉडी एवरेज माइनस T सराउंडिंग। आए समझ में? चले आगे। देखो यहां पे बॉडी 40 से 37 हो गई, तो 40 माइनस 37 अपॉन टाइम दिया रहेगा कितने मिनट या कितने सेकंड में हुआ, इक्वल टू एवरेज क्या लेंगे? एवरेज ये लेंगे, एवरेज यहां रख देंगे। तो इस तरीके से यहां पे ये फॉर्मूला यूज होगा। और सबसे ज्यादा जो इस चैप्टर में फॉर्मूला यूज होगा बेटा वो ये वाला है, समझ गए? जल्दी से इसे नोट कर लो, सबसे ज्यादा इसमें ये चैप्टर में फॉर्मूला होगा। चलें आगे बेटा। यस, जल्दी से लिख लो। ओके बेटा, यस। चल अब बारी है कुछ सवाल जवाब हो जाए, आइए, ठीक है। थोड़े से सवाल जवाब करते हैं तो आपको समझ में आएगा कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे फॉर्मूला बनता है। ये देखिए ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं। एक कप ऑफ कॉफी कूल हो रही है 90 से 80 में, टी मिनट लगा। व्हेन रूम टेम्परेचर दिया था, टाइम टेकन सिमिलर कप ऑफ कॉफी को 80 से 60 डिग्री में जाने में कितना टाइम लगेगा? तो आइए कैसे करेंगे ये। तो 90 से 80 जाने में टी टाइम लगा, तो आपका फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार फिर से। ये रहा। तो ये देखिए इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन टाइम, एवरेज, एवरेज क्या होगा इसका? 85। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 20। तो इस फॉर्मूले में देखो आपने वैल्यू डाली तो K मिल गया, ये K आ गया, ठीक है। तो K अननोन था, वो K मिल गया पहली कंडीशन से।
अब दूसरी कंडीशन क्या है, 80 से 60 जाने का टाइम बताइए। तो इसी फॉर्मूले में 80 to 60 आप लिख दीजिए और टाइम नया टी डैश, वो नया टाइम निकालना है एवरेज। तो 80 और 60 का एवरेज, सराउंडिंग तो अभी भी वही है। तो आप देखिए क्या मिला, ये रहा। अब देखिए k की जरूरत है तो k वहां से लीजिए अब आप। तो आप देखिए 20/50 और k की वैल्यू वहां से ले लीजिए 10/65t, ये t डैश मिल गया आपको। तो आप देखिए क्या हो गया, 20/10 65/50 इंटू स्मॉल t, 0 कट गए, 25, 5 से काटिए 13t/5, ये आपका आंसर आ गया 13t/5। समझ गए कितना टाइम लगा, पूछ सकते थे। अच्छा इसी में अगर मैं पूछ लूं कि 90 से 80 जाने में t टाइम लगा, तो 80 से 60 जाने का आपने टाइम यहां पे ऑलरेडी पूछ चुका है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 80 से फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, अगर 80 के बाद एक्स्ट्रा टाइम, इसके बाद वाला टाइम आपको दिया है, चलो टी ही मान लेते हैं, ठीक है, कि 90 से 80 जाने में टी टाइम लगा। अब 80 के बाद किस टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा, टी टाइम में ही। तो देखिए के आपको ऑलरेडी मिल चुका था, उसी के को लेके अब आप 80 से बॉडी के फाइनल टेम्परेचर पे जाइए। तो इनिशियल बॉडी माइनस फाइनल बॉडी अपॉन टाइम टी ही है, के की वैल्यू 10/65t, बॉडी का एवरेज टेम्परेचर 80 प्लस बॉडी फाइनल अपॉन 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर कितना था 20, करेक्ट। तो ये इस तरीके से आप फॉर्मूला में वर्किंग करेंगे। अब आप इसे सॉल्व करिए, आइए। तो टाइम यहां से देखिए कट गया, 80 माइनस बॉडी का फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू 10, इसको भी काट दीजिए आप, ठीक है, 5 से काटिए 20, 2/13, 13 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इससे मल्टीप्लाई करिए, ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा। एम आई राइट बच्चों? तो 13 इंटू 80 माइनस 13 टेम्परेचर ऑफ बॉडी फाइनल, 80 माइनस 40 40 प्लस टेम्परेचर ऑफ बॉडी फाइनल, तो ये हो गया 14 टेम्परेचर ऑफ बॉडी फाइनल इक्वल टू 13 इंटू 80 माइनस 40। ठीक है, अब चलिए इसको जल्दी से करिए, 13 इंटू 8 1040 माइनस 40 1000, तो बॉडी का देखिए टेम्परेचर आ जाएगा 1000/14 500/7। ठीक है, आए समझ में? अब देखो इसको अगर मैं भेजता हूं अब अगर इसको मैं भेजता हूं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालू मैं 500 को 7 से डिवाइड करके एग्जैक्ट अगर मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, ये आ रही है 71.42। समझ गए? अब आप देखो यहां पे, तो आपका 90 में से 80 बना टी टाइम में, उसके बाद 80 से 71.42 बना सेम टी टाइम में। अब आप देखो यहां पे क्या हो रहा है, स्पीड रिड्यूस होती जा रही है, स्पीड कम होती जा रही है। देखिए पहले टी टाइम में 10 का चेंज आ गया, टेम्परेचर तेजी से गिरा बॉडी का, ये बॉडी का टेम्परेचर है, सराउंडिंग का तो फिक्स है 20। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो आप देखिए यहां पे 80 माइनस 71.42 हो गया, तो बॉडी के गिरने की स्पीड 10 से कम हो गई, ये 8 पॉइंट समथिंग यहाँ पे गिरा टेम्परेचर।
फिर अगली बार जाओगे तो 8 पॉइंट समथिंग से भी कम गिरेगा सेम टाइम में टेम्परेचर, यानी जो स्पीड है हीट जाने की वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। टेम्परेचर रिड्यूस होने की जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलें आगे। चलो, इसी थॉट प्रोसेस से अगर मैं आपको एक और सवाल दूं स्पीड का ही, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर है 60 से 55 हो गया, या चलिए हम 4 का डिफरेंस ले लेते हैं, 60 से 56 हो गया, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस 56 से 52 हो गया। तीसरा केस 52 से 48 हो गया। तो टेम्परेचर डिफरेंस मैंने कम माना है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं तीनों केस में, इस केस में, फिर इस केस में, इस केस में, इस दौरान, इस दौरान, इस दौरान, इस दौरान पावर रेडिएटेड था P1, इस दौरान पावर रेडिएटेड था P2, इस दौरान पावर रेडिएटेड था P3। आपसे बोला है P1:P2:P3 का रेशियो बताइए, कैसे निकालेंगे? तो अब देखिए पावर, इसमें एवरेज फॉर्म लगा दीजिए, ये वाला एवरेज फॉर्म। सराउंडिंग का टेम्परेचर भी यहां पे इंपॉर्टेंट है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर मैं आपको दे देता हूं 10 डिग्री सेल्सियस। तो आइए पहले केस में, ये तो कांस्टेंट है, उसको एज इट इज रहने दीजिए। बॉडी का एवरेज टेम्परेचर कितना होगा? 60 से 56 गए तो आप एवरेज लीजिए 58 आ जाएगा। सेकेंड केस में 54 आ जाएगा, सराउंडिंग तो सेम है। थर्ड केस में 50 आ जाएगा। यस, तो ये हो गया 48, 44, 40। तो रेशियो देखो बच्चे क्या आ गया, 48:44:40। 4 से कर दो तो 12:11:10। तो देखिए पहले पावर रेडिएटेड ज्यादा था क्योंकि टेम्परेचर बॉडी का और सराउंडिंग का डिफरेंस ज्यादा था। फिर टेम्परेचर डिफरेंस कम हुआ तो पावर रेडिएटेड कम हो गया, हीट के बाहर जाने की स्पीड कम हो गई, और टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया और पावर रेडिएटेड कम हो गया। आया बेटा समझ में? यही हम आपको सिखाना चाह रहे थे। आइए थोड़े से और सवाल जवाब देखें। दो स्फीयर्स हैं सेम मटेरियल के, एक का रेडियस है 1, दूसरे का रेडियस है 4, स्फीयर 1 स्फीयर 2। एक का टेम्परेचर है 4000 केल्विन, दूसरे का टेम्परेचर है 2000 केल्विन। आपसे रेशियो ऑफ हीट रेडिएटेड का पूछा है, रेशियो, ठीक है, नेट हीट लॉस्ट का नहीं पूछा है, सिर्फ हीट रेडिएटेड का। तो पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला है E सिग्मा A, टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4, ये फॉर्मूला है। तो आ जाओ, तो पावर ऑफ स्फीयर 1 अपॉन पावर ऑफ स्फीयर 2, सिर्फ रेडिएटेड लेना है, तो E सिग्मा A। अभी रेशियो है तो मैं यूनिट कन्वर्जन पे नहीं ध्यान दे रहा हूं, इसका रेडियस 1 ले रहा हूं और दूसरे का रेडियस 4। टेम्परेचर की पावर 4, टेम्परेचर केल्विन में दिया है, ठीक है बच्चे। ये देखिए ऐसे सवाल बहुत आए हैं एग्जाम में, ये रहा, दैट्स इट। अब इसे सॉल्व कर लो, तो सेम मटेरियल ये सब कट गया, 1/4 बार 4 अपॉन, ये देखिए ये स्क्वायर है ना बेटा, 4πr²। ओहो, ठीक है, मिस हो गया, कोई बात नहीं, फिर से लिख देता हूं पूरा सवाल। आइए, तो रेडियस 1 था, रेडियस 4 था, 4000 केल्विन था, 2000 केल्विन था। आपसे पूछा है रेशियो ऑफ हीट रेट, हीट रेडिएटेड का रेट आपसे पूछा है। ठीक है, ये स्फीयर 1, ये स्फीयर 2। तो पावर रेडिएटेड का बस रेशियो पूछा था, तो पावर रेडिएटेड का रेशियो देखो, फिर से लिख लेते हैं, E सिग्मा A 4πr² इंटू टेम्परेचर की पावर 4।
ठीक है, फटाफट से बताओ बेटा क्या आंसर आ गया। ये रहा, देखो क्या बन गया, बाकी सब कट गया, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, सारे जीरो भी कट जाएंगे। देखिए 2 4 कट गए, सब कट गया, तो 1:1 आपका रेशो आ गया। आया समझ में। अगला सवाल देखिए, सेम सवाल है, होमवर्क है आप लोगों के लिए, एग्जाम में आया हुआ है। दो स्फेरिकल बॉडीज है, सेम मटेरियल की है, रेडियस आपको दिया है, प्लेस किया है सेम एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर छोटी बॉडी का दिया है, टेम्परेचर बड़ी बॉडी का दिया है, एक बॉडी का एनर्जी दी है ई, मतलब आपको एक का पावर दे दिया ई, और दूसरे का पावर आपसे पूछा था। सेम करिए, सॉल्व करिए, कमेंट करके आंसर बताइए, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आगे चलते हैं। अज्यूमिंग द सन टू बी स्फेरिकल ऑफ रेडियस कैपिटल आर एट अ टेम्परेचर ऑफ टी, इवेल्युएट टोटल रेडिएंट पावर एनर्जी इंसिडेंट ऑन अर्थ एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ आपको गिवन है। आइए ये वाला सवाल डिस्कस करें। तो सूरज को बेटा हम एक ब्लैक बॉडी मानेंगे, तो पावर रेडिएटेड सूरज से क्या मानेंगे, ई सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ सन की पावर 4, E1 सिग्मा एरिया सरफेस एरिया, ये रहा। समझ गया बेटा। अब आप देखिए, सूरज से अगर मैं स्मॉल आर दूरी पे जाऊं, जहां पे अर्थ है, अर्थ बहुत छोटी है, तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई सूरज से, ये हर दिशा में जाएगी, तो एक स्फीयर में पूरे में फैल जाएगी ये एनर्जी। अब देखिए आप यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे इंटेंसिटी रिसीव्ड बाय अर्थ। ठीक है, अब देखिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने कई बार पढ़ा है। इंटेंसिटी होता है पावर ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वेव फ्रंट, या एरिया जिसपे स्प्रेड हो गई एनर्जी, तो वो हो गया सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर की पावर 4 अपॉन टेम्परेचर ऑफ सन की पावर 4। अरे बार बार एरिया को आर की पावर 4 लिख दे रहे हो सर, क्या कर रहे हो आर स्क्वायर है, ठीक है, आजा, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एरिया स्प्रेडिंग का 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये हो गया सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू टेम्परेचर ऑफ सन की पावर 4। ये हो गई इंटेंसिटी रिसीव्ड बाय द अर्थ। इंटेंसिटी का फॉर्मूला पावर अपॉन एरिया। अब हमें चाहिए पावर रिसीव्ड बाय अर्थ। पावर रिसीव्ड बाय अर्थ जब हम करेंगे तो वो होगा इंटेंसिटी रिसीव्ड इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। यस, प्रोजेक्टेड एरिया, इंटेंसिटी रिसीव्ड इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब क्या है, अर्थ का अगर आप प्रोजेक्शन लोगे तो छोटा सा स्फीयर है, उसका आप इसी पे प्रोजेक्शन लो परछाई, तो वो परछाई एक डिस्क बनेगी, तो डिस्क का एरिया आप ले लीजिए, इनटू पाई अर्थ का रेडियस ये रहा। ये हो गया पावर रिसीव्ड बाय अर्थ का पूरा एक्सप्रेशन। और अगर मैं क्वेश्चन में जाऊं तो ऑप्शन सी आपको यहां सही जवाब मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूरा ध्यान रखिएगा, ये आपका आंसर है। अब देखिए, सोलर कांस्टेंट एक वैल्यू होती है, वो आपको याद रखनी है, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इसका मतलब आप अपने घर की छत पे चले जाओ, छत पे बैठ के सूरज की इंटेंसिटी मेजर करो। अब आप रोज ये काम करो 1 साल तक, ठीक है। अब आप पूरे टाइम जब तक सूरज है तब तक आप बैठ के पूरा मेजर करो, 1 साल तक करो, फिर उसका एवरेज लो, तो वो एवरेज कांस्टेंट आता है, वो आपका सोलर कांस्टेंट है 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। मतलब 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में सूरज से 2 कैलोरी आप हीट आती है, ये मानते हैं।
ये याद रखनी है वैल्यू, समझे बेटा। चलूं मैं आगे, चलो अगला सवाल आपको हम पूछते हैं। आइए अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं। चलिए पहले हम इसमें एमिसिव पावर आपको बता दें कि क्या होता है। आज तो एक दो लॉ और हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। आ जाइए, अगला लॉ देखिए आप, क्या सर बताना चाह रहे हैं। अगला लॉ है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ ने क्या बोला कि एक अच्छा एब्जॉर्बर अच्छा एमिटर है, यानी एब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिविटी उसका सेम आता है। अब देखिए एमिसिव पावर के टर्म्स में कैसे डिफाइन किया किरचॉफ्स लॉ, वो भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। आइए, तो एमिसिव पावर बेसिकली ये इंटेंसिटी है, ये है पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। इसके नाम में पावर है बट ये बेसिकली इंटेंसिटी है। तो ई सिग्मा ए टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4 अपॉन ए से ए कट गया, ये बना ई सिग्मा टेम्परेचर ऑफ बॉडी की पावर 4। समझ गए, ये आपका बन गया एमिसिव पावर। अब किरचॉफ्स लॉ ने क्या बोला था, किरचॉफ्स लॉ ने बोला अगर आप किसी भी बॉडी के लिए एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो लेते हो तो सेम टेम्परेचर पे ये रेशियो हर बॉडी का सेम आता है, सेम फॉर ऑल बॉडीज एट सेम टेम्परेचर एंड इक्वल टू दैट ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो। अब एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर बॉडी का मैं इक्वेट कर देता हूं ब्लैक बॉडी से। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी से मैं इक्वेट करता हूं। तो देखिए एमिसिव पावर का फॉर्मूला इक्वल टू ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिव पावर में E1 हो जाएगा और ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर 1 है, तो E/A1 यानी E देखो आ गया 1। ये किरचॉफ्स लॉ ने बेसिकली यही बोला था, E बराबर आ गया A, E/A1 तो E बराबर है, E बराबर A मतलब अच्छा एमीटर अच्छा एब्जॉर्बर है, अच्छी एमिसिविटी अच्छा एब्जॉर्प्टिव पावर है, अच्छा एब्जॉर्प्शन फ्रैक्शन है। ठीक है, ये हमने देख लिया था, एब्जॉर्प्टिव पावर देख लिया। आओ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का वेवलेंथ इंटेंसिटी का ग्राफ देखते हैं और वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ देखते हैं। आई तो ब्लैक बॉडी का रेडिएशन हमने सीख लिया था कि लैम्डा 0 से इंफिनिटी तक हर वेवलेंथ एमिट होगी। अब मैक्सिमम एक यहां पे वेवलेंथ आती है, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब वो वेवलेंथ जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी निकल रही है। देखिए सारी वेव निकल रही है, रेडियो माइक्रो इंफ्रा विजिबल सारी निकल रही है, लेकिन किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कोई वेवलेंथ कोई फ्रीक्वेंसी ज्यादा निकलती है। जैसे मान लो ये आपको रेड दिखने लग गई ऑब्जेक्ट, इसका मतलब इस टेम्परेचर पे इससे रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा निकल रही होगी, यानी रेड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। फिर आपने किसी टेम्परेचर पे देखा ये ब्लू दिखने लग गई, इसका मतलब इस टेम्परेचर पे ये लैम्डा मैक्सिमम ब्लू कलर की इंटेंसिटी होगी, ब्लू कलर की इंटेंसिटी हाईएस्ट होगी तो लैम्डा मैक्सिमम आपका मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी पे वेवलेंथ इसे कहते हैं। ये है वेवलेंथ एट मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी मतलब अलग अलग वेवलेंथ्स की इंटेंसिटी कितनी है, नंबर ऑफ वेव्स कितनी है। तो ब्लू दिख रही है मतलब ब्लू सबसे ज्यादा इंटेंसिटी निकल रही होगी, यानी लैम्डा मैक्सिमम ब्लू कलर की वेवलेंथ होगी। जैसे आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ा होता है आपका केमिस्ट्री में, तो यहां पे होती है मोस्ट प्रोबेबल, वैसे ही ये मोस्ट प्रोबेबल वेवलेंथ हो गई एक प्रकार से। आइए अब देखिए ये जो ग्राफ है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर यानी वेवलेंथ के हिसाब से एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ है। ये ग्राफ का जो एरिया है वो टेम्परेचर की पावर 4 पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना है।
इस ग्राफ का जो एरिया है वो टोटल एमिसिव पावर देगा और वो ई सिग्मा टी की पावर 4 था, यानी टेम्परेचर की पावर 4 पे डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, डबल कर दिया टेम्परेचर, सोचो टेम्परेचर डबल, तो एरिया 2 की पावर 4 टाइम्स यानी 16 टाइम्स एरिया हो जाएगा। अब आते हैं हम ये पीक पे, ये पीक वैल्यू, तो ये जो पीक वैल्यू है ये टेम्परेचर की पावर 5 पे डिपेंड करती है। तो अगर टेम्परेचर डबल किया तो पीक वैल्यू 32 गुना ऊपर चले जाएगी, एरिया 16 गुना हो जाएगा। अब लैम्डा मैक्सिमम किस पे डिपेंड करती है, वो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ने दिया था। वीन्स डिस्प्लेसमेंट ने क्या दिया कि वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन ऑफ रेडिएशन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इनवर्स रिलेशनशिप है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, यानी लैम्डा इंटू टी कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट को आप वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट कह रहे हो, उसकी वैल्यू देखो 2.89 इंटू 10 की पावर -3 है। समझ गए? और देखिए दो ब्लैक बॉडी को कंपेयर करते हैं तो हम ये आपका एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। आइए, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं वेवलेंथ के साथ, तो ये आपका सोचिए ग्राफ है टेम्परेचर 1। अब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एरिया क्या बता रहा है इसका, ई सिग्मा टेम्परेचर की पावर 4। तो टेम्परेचर बढ़ा तो एरिया बढ़ गया, तो एरिया बढ़ जाएगा, बड़ा हो गया ग्राफ साइज में। लेकिन जो मैक्सिमम वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग है वो इनवर्सली है, तो टेम्परेचर बढ़ा तो एरिया तो बढ़ गया लेकिन मैक्सिमा पीछे शिफ्ट हो गया, मैक्सिमम वेवलेंथ पीछे चली गई। समझ में आई बात? इस तरीके से ग्राफ बड़ा हो गया साइज में लेकिन पीछे शिफ्ट हो गया, और λ1 t1 इज इक्वल टू λ2 t2 यहां पे आपको बन जाएगा। आई बात समझ में? और देखिए लैम्डा इंटू टी हर ब्लैक बॉडी के लिए उसकी वैल्यू आपको दी गई थी। चलिए एक दो सवाल कर लें इस पे फटाफट से। आइए, ये देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी फ्रॉम द ग्राफ गिवन। इस ग्राफ से लैम्डा मैक्सिमम क्या है, 1.5 इंटू 10 की पावर -6। टेम्परेचर आपसे पूछा है, तो लैम्डा मैक्सिमम इंटू टेम्परेचर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, बस इसे रख दीजिए तो टेम्परेचर आ जाएगा। तो टेम्परेचर आ गया बेटा 2.89 अपॉन 1.5 इंटू 10 की पावर 3 केल्विन, है ना, ये टेम्परेचर केल्विन में आएगा। ये इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आ चुका है। और देखो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आप यहां पे जमीन पे बैठे बैठे, ठीक है, आप जमीन पे बैठे बैठे किसी स्टार का प्रोबेबल टेम्परेचर आउटसाइड सरफेस का निकाल सकते हो। बताता हूं कैसे। आप जमीन पे एक फर्नेस बनाओ जिसका टेम्परेचर 1000 केल्विन कर दो, इससे बहुत सारी वेवलेंथ रिलीज हो रही होगी, वो वेवलेंथ को मेजर करो, फिर आप मेजर करो कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन सी आ रही थी, वो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी की वेवलेंथ आप मेजर कर लो। ठीक है, वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, वो λ1 आ गई। अब आप इस स्टार से जो लाइट आ रही है वो लाइट देखो, लाइट सारी कैप्चर करो, उसमें से पता करो कि वेवलेंथ कौन सी मैक्सिमम आ रही है। बहुत सारी वेवलेंथ आ रही होगी, इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी आ रही है वो पता करो। मैक्सिमम इंटेंसिटी किस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग है, कौन सी वेवलेंथ की नंबर ऑफ वेव सबसे ज्यादा है, वो पता कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद इसका टेम्परेचर, इसकी लैम्डा पता है, इसका टेम्परेचर और इसकी वेवलेंथ के साथ ये आपका रिलेशन होगा। λ2 पता है तो T2 आप फाइंड कर लोगे। आए समझ में बेटा? ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स shows the correct variation in intensity of heat radiations by black body with wavelength and frequency. वेवलेंथ के साथ हमने देखा ग्राफ पीछे शिफ्ट होगा, वेवलेंथ कम होगी और बड़ा होते जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो ये एक सवाल सही हो गया। ठीक है, चलो टेम्परेचर बढ़ाने पे उल्टा हो रहा है, ये गलत है। फ्रीक्वेंसी के साथ बात करें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो ग्राफ पीछे जाने की जगह ग्राफ आगे की तरफ यहां पे ट्रेवल कर रहा होगा। आई बेटा बात समझ में? ये रहा। तो फ्रीक्वेंसी के साथ आप यहां पे टेम्परेचर के साथ ग्राफ इधर शिफ्ट होना चाहिए। ये रहा 1500, 2500, 13500, ये रहा बेटा ग्राफ इस तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इधर करेक्ट, उल्टा है, बिल्कुल सही। तो ये एग्जैक्ट उल्टा ऑर्डर हो गया, ये आपका फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बन जाएगा। आया बेटा समझ में? तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये सवाल कर सकते थे। ओके बेटा, चलो आगे चल रहे हैं। अगला सवाल और हम एक लास्ट सवाल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपको आज के लिए छोड़ देंगे और फिर आप मार्कशीट पे प्रैक्टिस करना। देखिए, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी गिवन है, तो एमिसिव पावर क्या होता है वो आपको ध्यान होना चाहिए। ई सिग्मा टेम्परेचर की पावर 4 था, E1 हो जाएगा ब्लैक बॉडी के लिए, तो सिग्मा टेम्परेचर की पावर 4 है 100, ये आपको गिवन है। कंसिडर अ बॉडी बी ऑफ एरिया 10, तो बॉडी है जिसका एरिया 10 है, इसमें आर दिया है, देखो आर दिया है, टी दिया है, तो हमें देखो पता था ना ए प्लस आर प्लस टी 1 है, तो ए कितना हो जाएगा 0.8 माइनस 1 माइनस 0.8 0.2, तो एमिसिविटी 0.2 आ जाएगी। अब बोला है टेम्परेचर 300 ही है, सेम टेम्परेचर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है। एमिसिव पावर बताना है, तो एमिसिव पावर होगा ई सिग्मा टी की पावर 4, बॉडी के लिए ई आ जाएगा, तो अब ई से मल्टीप्लाई कर दो, और इसकी वैल्यू तो दी ही थी 100, तो ये हो गया 20, मतलब ये सही स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट पूछा था, बी इनकरेक्ट आ गया, दैट्स इट। पावर की बात करें हम, तो पावर एमिटेड होता है फॉर्मूला ई सिग्मा ए टी की पावर 4, तो देखिए इसकी वैल्यू तो आ गई, एरिया मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 200, तो ये भी सही है। एमिसिविटी 0.2 सही है, तो बी गलत हो गया है। यहां पे देखिए ये बढ़िया इंटरेस्टिंग सवाल है, एक बॉडी यहां पे कूल हो रही है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 है, हीट कैपेसिटी यानी m इंटू एस बॉडी का दिया है। आपसे बोला है बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर 40 था, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से करना है। बॉडी 10 मिनट में 36 तक पहुंच गई। जब बॉडी 36 पे पहुंची, इसको वापस से हीट कर दिया, 40 तक ले गए, 10 मिनट में ही ले गए। अज्यूमिंग रेट ऑफ हीट लॉस एट 38 is average rate, total heat required from the heater is। आइए पहली चीज हम समझते हैं, 40 से 36 गए 10 मिनट में, रेट ऑफ कूलिंग क्या है, E सिग्मा ए 4Ts क्यूब अपॉन ms, टेम्परेचर ऑफ बॉडी एवरेज माइनस टेम्परेचर सराउंडिंग, और रेट ऑफ कूलिंग क्या है, टेम्परेचर बॉडी का चेंज अपॉन टाइम टेकन, है ना, ये रेट ऑफ कूलिंग है। इसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूं, ठीक है। ms की वैल्यू हीट कैपेसिटी दी है, वो मैं रख देता हूं। बॉडी का एवरेज टेम्परेचर देखो क्या होगा 38, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना दिया था 30, बॉडी का टेम्परेचर चेंज कितना हुआ 4, कितनी देर में 10 मिनट में, अभी मिनट में ही ले लीजिए। तो यहां से देखिए आपको इस टर्म का वैल्यू मिल जाएगा, ये कितना हो गया 8/2, तो ये 4 कट गया यानी 1/10, ये बेटा आपको मिल गया 1/10।
ठीक है, ये मिल गया है मुझे। अब देखो क्या बोला था सेकंड केस में कि बॉडी 36 पे पहुंच गई। ठीक है, आप हीटर से हीट दे रहे हो। अब ये हीट का क्या हो रहा है, तो हीटर की हीट एक तो बॉडी ने एब्जॉर्ब करी, समझ गए, प्लस बॉडी ने बोल रहा है लॉस भी तो करी। तो इसमें से जो हीट आई उसका कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ लॉस कर रहा है। अब लॉस पावर में बात कर रहे हैं, पावर लिख लीजिए, इसको पावर लिख लीजिए। ठीक है, अब पावर लॉस क्या बोल रहा है कि 38 पे जो पावर है वही पावर लॉस बनी। तो आइए पावर लॉस्ट की बात कर लेते हैं। पावर लॉस्ट 38 का मानना है, तो पावर लॉस्ट का फॉर्मूला था ई सिग्मा ए 4ts क्यूब इंटू टी बॉडी माइनस टीएस। एम आई राइट बच्चों, पक्का। तो ये टर्म आपको मिल चुकी है, 1/10 अभी निकाली थी, ये 38 माइनस 30, तो ये हो गया 8/10। ये पावर लॉस्ट है, समझ गए, ये पावर लॉस्ट है। अब टाइम दिया है और क्या पूछा है, हीट। ठीक है, तो हीट कैसे लिखेंगे हम, हीट लॉस्ट को लिखेंगे पावर लॉस्ट इनटू टाइम, और टाइम हमें दिया था बच्चे, तो ये रहा 8 जूल। आए समझ में, तो आपका जो हीट लॉस्ट हो गया वो आपको मिल गया। हीट ही पूछ रहा है तो हीट की ही टर्म्स में लिख लेते हैं, ये रहा हीट लॉस्ट आपको मिल गया 8 जूल, ये रहा 8 जूल। अब हीट एब्जॉर्ब कितना करेगा वो भी तो चाहिए। आइए, तो हीट एब्जॉर्ब के लिए आपका टेम्परेचर 36 से 40 जाना चाहिए। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब होगा ms डेल्टा टी, इतना हीट एब्जॉर्ब करना है। ms दिया था, डेल्टा टी, तो ये हो गया 8 जूल। तो हीट एब्जॉर्ब भी 8 जूल है, तो टोटल आंसर आ गया बेटा 16 जूल। आया बच्चे समझ में? तो ये था आज का सेशन। अब मिलेंगे हम अगले सेशन में। जल्दी से जाओ मार्क्स ऐप पे प्रैक्टिस करो और इस चैप्टर में मास्टर बन जाओ। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।